नमस्कार। रंगमंच की बात हो, आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले नाटकों की बात हो, टेलीविज़न सीरियल की बात हो, एक आवाज़ बहुत जानी पहचानी है, एक चेहरा जो आपको अलग अलग पात्र निभाते हुए प्रभावित करता रहा है। जी हाँ, अरविंद आनंद, जो लक्की के नाम से ज़्यादातर जाने जाते हैं। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे लक्की जी से। लक्की जी, एक्सेलशियर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश्वर जी, आपका और एक्सेलशियर न्यूज़ का बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसकी वजह से थोड़ा हम भी जुड़े हैं, क्योंकि आपको पता ही है आजकल तो काम ज़्यादा है नहीं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक्टिंग की बात करेंगे तो आम तौर पर मुझे लगता है कि जम्मू शहर में जो भी एक्टर हुआ, जो सामने आया, उसकी पृष्ठभूमि रामलीला रही है। क्या आपने भी रामलीला से शुरुआत की या कोई और भी मंच उपलब्ध था तब? राजेश्वर जी, बिल्कुल सही बात आपने की है। जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, तब रामलीला को छोड़कर ड्रामा इतना पॉपुलर नहीं था। रामलीला देखने लोग जाते थे घरों से और एक बहुत ही अच्छा माहौल होता था। मैं दीवान बद्रीनाथ स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे वहाँ कल्चर एक इवनिंग होती थी स्कूल में ही। सैटरडे को एक बच्चों के नाटक होते थे, ऐसे ही प्रोग्राम होते थे। तो मैं 6th में था, तो मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट भी थे, श्री रमन केसर जी, तो वो थोड़ा ड्रामे से लगाव रखते थे। तो वो मुझे एक दिन ले गए, तो मैंने पहला पार्ट जो 6ठी कक्षा थी तब मैंने वो स्टेज पे किया था। उसके बाद धीरे धीरे रामलीला दीवान मंदिर देखने जाते थे, तो वहाँ पे मक्खन चड्डा जी होते थे, जो बहुत ही, उनका चेहरा देख के ही बहुत हंसी आती थी। तो उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ, क्योंकि मेरे मन में, मैं थोड़ा शरारती किस्म का बच्चा था, शरारतें करना मुझे अच्छा लगता था। वो तो जिन्होंने आपके साथ काम किया है टेलीविज़न के लिए भी भली-भांति जानते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो उनको देख के बहुत एक मन में चाह उठी। फिर 79 में एकेडमी में थिएटर वर्कशॉप हुई, कवि रतन जी जिसके डायरेक्टर थे, तो वहाँ से वो थिएटर वर्कशॉप शुरू करके फिर मैं सही तरीके से 79 में थिएटर में आया। आपको रंगमंच का बहुत बड़ा दिग्गज खिलाड़ी माना जाता है। जम्मू में जब भी रंगमंच की बात होती है, हर निर्देशक की पहली पसंद आप ही रहे हैं। कवि रतन जी हों, दीपक कुमार जी हों, बलवंत ठाकुर जी हों, बाबा जित्तो की जब भी बात आएगी तो बाबा जित्तो के साथ आपका नाम ऐसे जुड़ा है जैसे आप सेनानी में हो गए हों, क्योंकि बाबा जित्तो के माध्यम से आपने जनमानस में हर वर्ग में अपनी पहचान बनाई। बाबा जित्तो खैर बड़ी लेटर स्टेज पे आया, उससे पहले आपने बहुत से नाटक किए। कवि रतन जी से आप कितना प्रभावित रहे हैं? जी, कवि सर से उनका शिष्य हूँ मैं। आज भी जो कुछ मेरे में टैलेंट है वो उन्हीं का दिया हुआ है। तराशा उन्होंने, मैं तो मिट्टी था, उन्होंने एक मुझे आयाम दिया, एक शेप दी। उनका विज़न और काम करने में जो सीरियसनेस थी वो मुझे बहुत प्रभावित किया उसने। और काम कैसे करना है एक करैक्टर के अंदर घुस के पूरा, वो कहा करते थे कि जब भी कोई एक्टर हो वो मेरे पास न्यूट्रल गियर में आना चाहिए। अगर उसमें पहले ही फर्स्ट गियर होगा, सेकंड गियर होगा, तो मुझे टाइम लगेगा उसे पहले न्यूट्रल में लाने के लिए। तो ऐसे ही मैंने वो भी सीखा कि अब करैक्टर किसी में आपने घुसना है, उसको दिखाना है, तो उसके लिए आपको न्यूट्रल गियर में आना चाहिए। ज़ीरो से शुरुआत है। जी जी। फिर वहाँ से थोड़ा, फिर उसके बाद और अच्छे डायरेक्टर मिले। मुश्ताक जी के साथ काम किया, केवल जी के साथ काम किया, श्री मेहता जी के साथ मैंने काम किया, उनके डायरेक्शन में मैंने काम किया। दीपक जी हैं, बलवंत जी हैं। तो मतलब एक टाइम में तकरीबन सभी डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया और अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए। और तीनों ही डायरेक्टर्स का मिजाज अलग है, स्टाइल अलग है। कहा जाता है कि बलवंत जी बॉडी थिएटर में मास्टर हैं, मुश्ताक काक
स्टाइलाइज्ड में है, दीपक रियलिस्टिक में है, और कवि रत्न तो भीष्म पितामह। देखिए, सच्ची बात कहूँ तो मुझे रियलिस्टिक प्लेज में ज़्यादा मज़ा आता रहा, और मुश्ताक जी के साथ भी किया तो थोड़ा सा उनका पेंटिंग वाला स्टाइल है, तो वो भी खैर देखा मैंने, पर सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे रियलिस्टिक रोल करने में आता है। रेडियो के हवाले से बात की जाए तो रेडियो में भी आपने अपने नाम का ढंका बजाया, टेलीविज़न सीरियल में जितने भी किए बहुत खूब किरदार निभाए, चाहे डीडी कशीर के हों, डीडी 1 के हों, डीडी 2 भी हुआ करता था, है ना। इन सब में एक्टिंग करते हुए आपको थिन लाइन क्या लगती है? अलग अलग मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, रेडियो तो ऑडियो मीडियम है, टेलीविज़न में थोड़े से आपको लाउड नहीं रखने पड़ते एक्सप्रेशंस, तो फिल्म में तो बिल्कुल ही लाइट रखने पड़ते हैं, लेकिन स्टेज में आपको लाउड रखने पड़ते हैं। राजेश्वर जी, मेरे ख़्याल में थिएटर सबसे मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास दूसरा चांस नहीं होता। आपने जो कर दिया वो निकल गया। इस लिहाज से सीरियल थोड़े बेटर हैं, उसमें थोड़ा सीन वाइज कट भी हो जाता है, आपने गलत बोल दिया या गलत सीन हो गया तो, लेकिन वो अलग विधा है। जैसे आपने बोला कि थिएटर में थोड़ा लाउड होना पड़ेगा, आपको 300-400 लोग हैं या 500-600 लोग हैं, तो इतना लाउड होना चाहिए आपका एक्सप्रेशन कि उन तक वो बात पहुँचे। टेलीविज़न में थोड़ा कम होता है, उसमें कैमरा के सामने आपने एक्सप्रेशन देने होते हैं, तो इतने लाउड एक्सप्रेशन नहीं चाहिए होते हैं। अलग अलग मीडियम है, रेडियो में आपने आवाज़ से सब कुछ देना है। सबसे बड़ी बात जो रही कि मैं ऐसे दौर में आया कि बहुत दिग्गज लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उस दौर में अपने आप को स्थापित कर पाना भी बहुत मुश्किल था, और आपने किया। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं आते ही मुझे सक्सेस मिलना शुरू हो गई। एक्चुअली सही मैं आपको बोलूं तो मैं जब रेडियो में आया तो 2 एडिशंस में मैं फेल हो गया था, उसके बाद तीसरे एडिशन में मैं पास। तो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा भी फेल हुए। ये एक फेज़ है, और मेरा मानना है कि ये जो फेलियर है ये सक्सेस के लिए एक सीढ़ी है। ऐसे ही जब मैं ड्रामा में आया तो कवि जी ने 3 प्लेज में मुझे रोल दे के वो बाहर निकाल दिया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कवि जी के आप सबसे चहेते एक्टर भी बने। जी हाँ, बिल्कुल। उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी और वो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करना। सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके साथ जो एक्टर या एक्ट्रेस काम करती है वो आपको डेंजरस एक्टर क्यों कहते हैं? मैं इस मामले में एक बात कहना चाहूँगा कि लक्की जी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा, शरारती किस्म के इंसान हैं। जब भी रिहर्सल होती थी, मैं भी गवाह हूँ, तो ये जब रिहर्सल करते तो सीरियस होते नहीं थे, लेकिन जब स्टेज पे आते थे, कैमरा के सामने आते थे, तो फिर तो क्या बात है। लेकिन जो साथ वाला कैरेक्टर जिसको रिहर्सल करनी होती थी, वहाँ पे मार खाता था कहीं ना कहीं। जैसे जी, अब आप कह रहे हैं, ये इल्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा शरारती किस्म का, लेकिन उससे आप रिलैक्स भी रहते थे, मतलब करते रिलैक्स रखते भी थे सभी को। जी जी बिल्कुल। और मेरा मानना है कि रिहर्सल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिहर्सल करने से आपको सिर्फ रोल ही याद नहीं होता, अगले के एक्सप्रेशन क्या है, उसको काउंटर कैसे करना है, वो एक लाइवली सीन कैसे बनाना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जम्मू में अगर देखा जाए तो प्लेटफार्म 3 ही हैं। कल्चरल एकेडमी का एनुअल फेस्टिवल, खैर आप तो वहाँ पे आजकल पार्टिसिपेट नहीं करते, नटरंग के साथ रेगुलर थिएटर कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे बाहर भी थिएटर करते हैं। रेडियो, वहाँ पे बजट की कमी हो गई, अब इतने कार्यक्रम हो नहीं पाते, सीरियल नहीं होते पहले की तरह, नाटकों में वो अब कंटिन्यूटी नहीं रही। दूरदर्शन केंद्र जम्मू बंद है, लेकिन आवाज़ उठती रही, सैटेलाइट चैनल भी चाहिए। जी जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि डुग्गर चैनल बनना है, ये भी सुना था कि ये फुल फ्लैज स्टेशन बनेगा, लेकिन सब अब इनका बीच में क्या है पॉलिटिक्स, वो तो मुझे नहीं पता। बड़ा अफसोस होता है कि एक अच्छे दौर से गुज़र के जहां हमने ऊपर जाना था, वहां ऊपर जाने के बजाय हम नीचे जा रहे हैं। और एक दूसरी बात, हम लोगों का कसूर ये है कि आज जो नई जनरेशन आने वाली है उसमें पेशेंस नहीं है, वो रिज़ल्ट चाहते हैं क्विक। आजकल थोड़ा कंप्यूटराइज ज़माना है, तो वो क्विक जो रिस्पांस चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं, नेगेटिव रिस्पांस भी नहीं चाहते। और एक उनका रुझान है हॉलीवुड की तरफ, तो वो भी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप सीरियस नहीं हैं, उसके लिए होमवर्क नहीं करते, आप काम नहीं करते हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है।
सर अक्सर ये भी देखा गया है कि जैसे आपने न्यू जनरेशन की बात की, तो बड़ी जल्दी डिप्रेशन में भी ये लोग चले जाते हैं, क्योंकि सही बात है, सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, लेकिन ये मीडियम पेशेंस मांगता है। और क्या थिएटर करके टेलीविज़न जो थोड़ा बहुत बचा है, या जो फिर आजकल वेब सीरीज़ आ रही हैं बाहर से, मुझे नहीं लगता कि उस पर भी गुजारा हो सकता है। तो साथ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात नहीं आती मन में, या फिर जब वो उम्र गुजर जाती है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के कारण ही ये लोग डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो लोग पूरी तरह से इसी पे डिपेंड हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। और होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम हो, इन लोगों को पैसा मिले, क्योंकि ये कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और लैंग्वेज को भी कर सकते हैं। हम बहुत बात करते हैं कि डोगरी डोगरी डोगरी, लेकिन डोगरी के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी वो अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और फाइनेंस के बिना आप जब तक परिवार को नहीं सही ढंग से खिला पाएंगे तो आप आर्ट में ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। फोक एलिमेंट कितना ज़रूरी है अपने सर्वाइवल के लिए? यहाँ पे अगर आप बाहर के थिएटर करते हैं, विलियम शेक्सपियर के अडाप्टेशंस करते हैं या उसकी ट्रांसलेशंस करते हैं, क्या वो परिवेश उसको मिल पाता है? जैसे कि आपने ज़्यादातर जो बाबा जीतो को ही ले लो आप, तो फोक टेल पे आधारित है, तो वो ज़्यादा कनेक्ट करती है लोगों के साथ बनिस्बत दूसरे प्लेस जो बाहर से आप हायर करके करते हो। आपको नहीं लगता कि यहाँ के डायरेक्टर्स को या राइटर्स को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है रीजनल थीम्स पे, फोक आर्ट हो, फोक आर्ट के साथ साथ फोक लोर्स पे काम हो, फोक एलिमेंट ज़्यादा हावी होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। और मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रमोट होना चाहिए। हमारा कल्चर जो है, अगर वो ही प्रमोट नहीं हुआ, और बहुत से नाटक हैं जो बाहर से हिंदी में थे या दूसरे लैंग्वेजेस में थे, डोगरी में अडॉप्ट किए गए हैं। और बाबा जित्तो भी आपने नाम लिया, तो वो भी कल्चर यहीं का दिखाता है और उसमें बड़ा अच्छा लगता है। और भी बहुत से नाटक लोगों ने किए, लोगों ने लिखे हैं डोगरी नाटक। दीपक जी ने बड़े अच्छे नाटक लिखे हैं और वो किए हैं और बहुत सराहे गए हैं। वो ऐसा नहीं लगता कि अतीत की बात होगी, वर्तमान में वो नाटक दोबारा होने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि लोग इतने सीरियस नहीं हैं। इतने लोगों को इकट्ठे कर पाना बहुत मुश्किल बात है। सोच सकते हैं कि थैंक यू मिस्टर गैलार्ड जैसा नाटक आज जम्मू में हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो नई जनरेशन आई है, नहीं इतनी कास्ट के साथ नहीं मैं कहता, लेकिन इतने बड़े लेवल का जो प्ले है वो हो सकता है। नई जनरेशन में जो लोग आए हैं वो बहुत क्रिएटिव लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसी ड्रामा में उन्होंने पढ़ाई की है, तो उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन वही बात है कि आप लोग सीरियस नहीं हैं, कितने लोग इकट्ठे कर पाएंगे जो कि हाँ, और बड़ा मुश्किल होता है। आप इतने लोगों के साथ एक टीम बनाना मुश्किल है, टीम वर्क है, अकेले तो है नहीं, तो मुश्किल है थोड़ा। UT में फिल्म पॉलिसी भी लागू हुई है। आप क्या समझते हैं कि लोकल टैलेंट को किस हद तक इससे सहायता मिलेगी? और जो हम कहते हैं कि डिप्रेशन, काम नहीं होने का, DD कशीर बंद होने का, DD जम्मू पे ताले लगने का जो डिप्रेशन है, उसको ये फिल्म पॉलिसी कहाँ तक दूर कर पाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस पॉलिसी के कारण कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप देख लीजिए, एकेडमी आपकी बंद है, रेडियो आपके पास बजट नहीं है, थिएटर तो वैसे ही नहीं हो रहा है, तो फिल्म पॉलिसी से क्या होगा? जब तक पूरा प्रैक्टिकली इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे या नहीं देखेंगे, तो उसके बिना कुछ कह पाना या सिर्फ फिल्म पॉलिसी बन जाने से आर्टिस्टों को कुछ भला हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो नौजवान जो रंगमंच में अपना भविष्य तलाशने की कोशिश में हैं, रेडियो में तो खैर ज़्यादातर मैच्योर लोग ही आते हैं, उसमें ज़्यादा भविष्य नहीं तलाशा करते, या टेलीविज़न में, और फिर वही ख्वाब लेकर मुंबई जाकर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश में असफल होकर डिप्रेशन, या कुछ सफल होते भी हैं तो किस हद तक होते हैं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। उन यूथ्स को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि पहले तो जान लो कि ये बहुत आसान सफ़र नहीं है, और फिर मान लो कि हाँ ये सही बात है, और फिर ठान लो, और जब ठान ली तो फिर आगे बढ़िए। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आपका टेम्परामेंट अगर स्टूडेंट का रहेगा पूरी उम्र, तो आप सीख पाएंगे, उसमें
बेटर आप एक्टिंग कर सकते हैं। अगर टेम्परामेंट स्टूडेंट का नहीं रहा, आप कितने भी अच्छे एक्टर हैं, कितने भी अच्छे जो इंसान हैं, आप दूर तक नहीं जा पाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि परफेक्ट हुआ नहीं जा सकता आर्ट के फील्ड में। आर्ट विधा चाहे कोई भी हो, एक्टिंग हो या परफॉर्मिंग आर्ट हो। फिर मुलाकात होती रहेगी। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के इस अंक में अब कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।